A very good afternoon to all of you. You're welcome to my channel. I am CA Jeena Agrawal and आज हम पढ़ने वाले हैं chapter Goodwill. This is important for class 12 partnership accounting. So let's begin with the class without wasting much of our time. Let me share my screen with you so that I can begin with my class. Friends, goodwill क्या होती है? Goodwill is a very difficult term to express. गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको कि हम टच नहीं कर सकते. इसकी एक वैल्यू होती है. गुडविल एक पर्सन की भी हो सकती है, एक प्लेस की भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा है, आपने 5 साल तक उस बिजनेस को रन किया, अब आप उस बिजनेस को सेल करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके कुछ क्लाइंट्स बन चुके हैं. कई ऐसे लोग हैं जो आपकी शॉप पे, आपकी प्रीमाइसेस पे आते ही हैं, उनका आपके ऊपर विश्वास है, उसके कारण आपको एक अच्छा प्रॉफिट होता है. सो दैट इज योर गुडविल. ऐसे ही एक पर्सन की गुडविल हो सकती है, किसी प्लेस की गुडविल हो सकती है. गुडविल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. वेरियस ऐसे ओकेजन्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अगर किसी पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तो गुडविल कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है. अगर किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, रिटायरमेंट हो रहा है, तो अगेन गुडविल कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो भी गुडविल इंपॉर्टेंट है. गुडविल को हम एक इंटेंजिबल एसेट बोल सकते हैं. गुडविल के कारण हमारे बिजनेस में हायर प्रॉफिट्स होते हैं. अगर हम हमारा पीयर कंपैरिजन करेंगे, हम दूसरी फर्म्स जो कि हमसे सिमिलर ही हैं, हमारे जितने कैपिटल लगाया है, लेकिन उनके प्रॉफिट से ज्यादा हमारा प्रॉफिट होता है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल. ओके, गुडविल के कारण हमें एक एडवांटेजेस पोजीशन रहती है. गुडविल को डिस्क्राइब करना बहुत इजी है, लेकिन गुडविल को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है. हम ये कह सकते हैं हमारा गुड नेम है, गुड रेपुटेशन है, कनेक्शंस ऑफ द बिजनेस है, इन सब के कारण हमारी गुडविल क्रिएट होती है. पार्टनरशिप अकाउंटिंग में बहुत सारे सिनेरियोज है जबकि हमको गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा. एट द टाइम ऑफ सेल ऑल्सो, एट द टाइम ऑफ अमालगमेशन ऑल्सो, एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन ऑफ partnership firm into a company, at that time also we need to calculate our goodwill. गुडविल को वैल्यूएशन करने की क्या क्या मेथड्स होंगे? हम सारे मेथड्स एक वीडियो में नहीं कवर करेंगे, छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे. तो आज के लिए मैं आपको एवरेज प्रॉफिट समझा रही हूँ. एवरेज प्रॉफिट, एंड उसके बाद आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद आएगा हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड. एवरेज प्रॉफिट में अगेन देयर आर टू मेथड्स. एक है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. इन मेथड्स में क्या होगा? जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा बिजनेस के पिछले 3 या 4 या 5 साल का प्रॉफिट्स हमने निकाले, उनका हमने एक एवरेजिंग कर दिया और फिर उसको मल्टीप्लाई करा हमने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज की. इतने साल तक तो इतना एक्स्ट्रा हमको मिलेगा ही, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ गुडविल. और ये करते टाइम हम क्या करेंगे कि जो भी आपके एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन होते हैं उनको हम रिमूव कर देंगे. फॉर एग्जांपल, अभी हम 2020 में बैठे हैं, तो 2019 में, 2018 में, 2017 में 3 साल का बेस हमने लिया. तीनों साल के हमने नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लिए, उनको डिवाइड बाय 3 कर दिया क्योंकि 3 इयर्स की बात कर रहे हैं. लेकिन जो हमने हर साल का प्रॉफिट निकाला, उसको निकालने के लिए लेट से एक साल कुछ लॉस बाय फायर हुआ था. ये लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है और ये लॉस हर साल नहीं होगा. तो इस एबनॉर्मल लॉस का हम इफेक्ट को रिमूव कर देंगे. तो क्या हुआ होगा? लॉस के कारण हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हुआ होगा. तो अभी हम उस लॉस को वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में. आई होप आपको समझ में आ रहा है. जब लॉस की एंट्री बुक करी होगी प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वो कहाँ लिखा होगा? P&L में डेबिट साइड पे. तो उस डेबिट साइड की एंट्री के कारण आपका जो प्रॉफिट है वो कम हो गया होगा. अब मुझे उसका रिवर्सल करना है तो मैं ऐड कर दूंगी. तो उस प्रॉफिट में लॉस बाय फायर को ऐड कर दूंगी तो उस साल का एक नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा. ऐसे ही किसी साल में आपको एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, लेकिन वो एबनॉर्मल गेन हर साल नहीं होगा. तो आपका प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका था, तो अब हम उसको रिड्यूस कर देंगे. आई होप आपको समझ में आ रहा है. तो जो बेसिक फॉर्मूला इस मेथड में फॉलो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या है? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्वेश्चन में डायरेक्टली दी रहेगी, 2 इयर्स, 3 इयर्स या 5 इयर्स. एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको समझाया कि उन्होंने बोला 3 साल का लीजिए या 5 साल का लीजिए, तो हम वो 5 साल के प्रॉफिट लेंगे
सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और हर साल का फिगर निकालते टाइम जो एबनॉर्मल आइटम्स है उनका इम्पैक्ट को हम रिमूव करेंगे। डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम प्रॉफिट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, तो इसमें जितने भी ये सारी चीजें हैं ये सब ऐड बैक होंगी। क्यों? क्योंकि ये पहले लेस हो चुकी है और हमको उस लेस के इफेक्ट को रिमूव करना है। जैसे एबनॉर्मल लॉस पहले लेस हो चुके हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये भी पहले लेस हो चुका है तो अब हम ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही स्टॉक को समझते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है या अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हमको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? लेट्स से क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखी थी, कम क्लोजिंग स्टॉक होने से अब आप ट्रेडिंग का पिक्चर इमेजिन कीजिए, तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट कम आया होगा बिकॉज ऑफ लेस वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए मैंने ऐड बैक कर दिया। इसका रिवर्स क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन, तो वो भी लेस का इफेक्ट दे चुका है तो हम उसको वापस ऐड बैक कर रहे हैं। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हर साल नहीं होने हैं लेकिन इस साल में हुए थे, तो हम उनको लेस कर चुके थे तो अब हम वापस उनको ऐड कर रहे हैं। कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसको आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दिया है, बट वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं था, तो आपने क्या कर दिया था? बाय मिस्टेक लेस कर दिया था। उस मिस्टेक को ठीक करने के लिए अब हम ऐड बैक करेंगे। तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है हर साल का अलग अलग देखेंगे, उसमें अगर इस टाइप के कुछ आइटम्स है तो उनको ऐड करेंगे और उस साल का आंसर निकालेंगे। ऐसे अगर 5 साल का कैलकुलेशन करना है तो 5 आंसर्स निकालेंगे, उन पांचों को ऐड करके डिवाइड बाय 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? मेरा एवरेज प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को निकालते टाइम हमको कुछ चीजों को लेस करना है। किन चीजों को लेस करेंगे? जैसे कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, इसी साल का गेन है, हर साल तो होगा नहीं है, लेकिन इसके कारण आपने प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया है, तो अब हम लेस कर देंगे। हमने जो ऊपर समझा था ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। एक बार अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपने क्लोजिंग स्टॉक में ज्यादा वैल्यू लिख दी, तो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया या ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया, दोनों के कारण आपका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे आ रहा है। क्या इम्पैक्ट आ रहा है समझने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक मैंने ज्यादा लिख दिया तो क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, अब उसको कम करना है तो अब मैं लेस कर दूंगी। मींस जो पहले कर दिया है वो नहीं करना था, अब उसका इम्पैक्ट रिवर्स कर देंगे। ऐसे ही कोई नॉन रिकरिंग इनकम, यानी किसी एक साल में तो ये इनकम हो गई लेकिन क्या हर साल होगी? नहीं, तो क्या एवरेज प्रॉफिट में लेना चाहिए? नहीं, तो उसका इम्पैक्ट रिमूव कर दिया। ऐसे ही नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से उनकी कोई इनकम है तो वो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसका इम्पैक्ट हम रिमूव कर देंगे। पार्टनर्स के रेम्युनरेशन अगर अभी तक डिडक्ट नहीं किए तो अब हम कर देंगे। कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस है जो होने ही है हर साल, तो उसको इम्पैक्ट देना चाहते हैं हम, इसलिए उसको लेस कर देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट से आपको 4 साल का डेटा दिया हुआ है, ईयर 1 2 3 4, और नॉर्मल प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए हुए हैं। ये जो -55 है ये क्या डिनोट कर रहा है? इट इज डिनोटिंग अ लॉस। तो पहले साल के अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? एबनॉर्मल गेन था 10,000 का, सेकेंड ईयर में एबनॉर्मल लॉस था, थर्ड ईयर में कार रिपेयर की बात हो रही है कि आपका कुछ कार रिपेयर था ऑफ 50,000 एंड इट वाज डेबिटेड टू व्हीकल्स, मतलब आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट या लॉस पे क्या होगा वो समझना पड़ेगा। एंड जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है एकदम से आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि कुछ डेप्रिसिएशन का भी इम्पैक्ट हो सकता है, या तो लगाना था नहीं लगाया है, या गलती से लगा दिया जो कि नहीं लगाना था। तो जो भी गलती कर चुके हैं उसको समझेंगे और उसका रिवर्सल अब कर देंगे। ओके, एंड ये इन्फॉर्मेशन दी हुई कि डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे चार्ज करना है? 10% ऑन SLM। अब बोला गया है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट गुडविल बेस्ड ऑन 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years। तो अभी तक हम क्या सीख के आए हैं कि चारों साल का एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे, एबनॉर्मल चीजों का इम्पैक्ट हटा देंगे, 4 प्रॉफिट्स आ गए, चारों को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो एक एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और अब उसको नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इनटू 2 कर लेंगे। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ईयर में क्या था? एक गेन है 10,000 का, तो उस गेन को मैंने रिमूव कर दिया, ये एडजस्टमेंट मैंने कर दिया, ठीक है, ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सेकेंड ईयर में हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे लॉस है,
तो आपने लॉस 20,000 पहले माइनस कर दिया था, राइट? तो अब आप उसको प्लस कर देंगे। ओके, थर्ड ईयर के अंदर ये जो कार रिपेयर वाली चीज है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या गलती हुई है और क्या होना चाहिए था। आपने रेवेन्यू में खर्चा नहीं लिखा है ना, तो अब हम लिखेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको नीचे देखते हैं यहाँ पे। अब हम खर्चे में कितना लिखते हैं, 50,000 लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा था, तो अब हम खर्चा लिख देंगे। एक डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने गलती से पास कर दी, क्यों? क्योंकि कार को कैपिटलाइज कर दिया, तो 50,000 पे 10% कितना हुआ एसएलएम से, 5,000। तो ये 5,000 की गलत एंट्री डेप्रिसिएशन की पास हो गई है, तो अब इसका इम्पैक्ट मुझे हटाना है। तो ओवरऑल मुझे अपना एक्सपेंडिचर कितना दिखाना है, 45,000। ठीक है, आई होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया। आपने क्या करा है, एक बार वापस से देख लीजिए कि जो रिपेयर का खर्चा हमने नहीं लिखा था, अब हम उस खर्चे को लिखना चाह रहे हैं, तो हमको इतनी एंट्री करनी थी। डेप्रिसिएशन हमने लगा दिया था ऑलरेडी, जो हमको नहीं लगाना था, मीन्स उस खर्चे को कम करना है। तो बेसिकली हमको 45,000 का इम्पैक्ट और देना है, तो ये हमने 45,000 यहाँ पे दे दिया। ओके, लास्ट ईयर में क्या हुआ, डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, देखिए फोर्थ ईयर का कुछ भी नहीं लिखा है, लेकिन मुझे अपने आप से सोचना है कि डेप्रिसिएशन लग चुका है थर्ड ईयर में। सेम एसएलएम मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो वही 5,000 मैंने फोर्थ ईयर में भी लगा दिया था। तो अब मैंने क्या किया, उसको एक्चुअली मैंने माइनस कर दिया, तो अब मैं उस माइनस को क्या करूंगी, प्लस करके उस इम्पैक्ट को मैं रिमूव कर दूंगी। तो ये मैंने रिमूव कर दिया। वापस से ये मेरे 4 नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए, चारों को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद मैंने उसको डिवाइड कर देना है बाय 4, ये डिवाइड बाय 4, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। इसको मेरे को 2 इयर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दिस इज माय गुडविल, 1,15,000 इज माय गुडविल। व्हिच मेथड आई हैव फॉलोड, आई हैव फॉलोड द एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर क्या प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी कि जो पिछले सालों का बेस लिया है, सबको इक्वल वेटेज दिया है। तो अभी हमने एक और नया साइंटिफिक मेथड बनाया गया, जिसका नाम दिया गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्योंकि सीधी सी बात है कि अभी हम 2020 की बात कर रहे हैं, तो 2020 का प्रॉफिट विल बी नियर टू 2019, इट विल बी फार टू 2018, वेरी फार टू 2017 एंड वेरी वेरी फार टू 2015। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस की कंडीशंस है वो 1920 की सिमिलर होगी, 18 और 20 की भी सिमिलर होगी, लेकिन कम होगी। तो 2019 को प्रॉफिट को मुझे ज्यादा वेटेज देना है, उसके प्रीवियस ईयर को कम वेटेज देना है। तो हर साल को हमने वेट प्रोवाइड कर दिया। इसको शॉर्ट में ऐसा समझा सकते हैं, वी आर गिविंग वेट्स टू एवरी ईयर एंड द रीसेंट ईयर्स आर गिवन मोर वेटेज। सपोज सेम एग्जांपल ऊपर वाले ही लिया कि ये 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4। अब जो सबसे नियर वाला ईयर था उसको ज्यादा वेट दिया है, उससे कम और सबसे कम। ठीक है, तो अब हमको सिंपल से ये करना है कि हमने निकाल लिया इनका वेटेज से मल्टीप्लाई करके कि 60,000 इंटू 1, 2,40,000 इंटू 2, 3 लाख इंटू 3, sorry, 60,000 into 1 is 60,000 and 1,20,000 into 2 is this, minus 1 lakh into 3 is this। तो हमने ये निकाल लिया, ये टोटल आ गया, इस टोटल को वेटेज के टोटल से डिवाइड कर दिया, तो मेरा एवरेज प्रॉफिट वेटेड मेथड पे आ गया। और फिर 2 इयर्स की हमने कैलकुलेशन कर दी, तो 2 इयर्स के बेस पे 60,000 into 2 कर दिया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि ये 5 साल के हमको डेटा दिया हुआ है, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और वेटेज जो हमको उनको देना है, और गुडविल को हमको वैल्यू करना है 3 इयर्स के बेसिस पे। एंड ये एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन हमको दिया हुआ है 2015 का और 2017 का। 2018 में कुछ क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की बात है। तो अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुझे क्लिक करना चाहिए कि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक मींस इसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। तो अगले साल भी एक साइलेंट एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, एक हिडन एडजस्टमेंट है जो मुझे अपने क्वेश्चन में कंसिडर करना ही पड़ेगा। सेम मेथड से हमने सारी एंट्रीज करी कि जो पहले क्वेश्चन में दिए हुए हैं फिगर्स वो हमने लिख लिए। ठीक है, जो एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं ये सिंपल है कि ये लॉस पहले माइनस कर चुकी हो तो अब प्लस करना है,
2016 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 17 में कुछ गेन दिया हुआ है जो कि एबनॉर्मल था, तो मैं पहले क्या कर चुकी हूँ, पहले ऐड कर चुकी हूँ, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं माइनस कर दूंगी। ओके, 2018 में स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की बात है, तो स्टॉक में ज्यादा लिखा क्लोजिंग वाले में, तो प्रॉफिट क्या हो गया था, ज्यादा, अब कम कर दिया। इसका ही रिवर्स इम्पैक्ट इधर आ जाएगा, क्योंकि अभी ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन की बात है, तो ओपनिंग स्टॉक में ज्यादा लिख दिया, तो उसके कारण मेरा प्रॉफिट कम आ रहा है, तो अब मैंने उसको वापस से ठीक करने के लिए उसको ऐड बैक कर लिया। अब मेरे ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आ गए। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट्स को लिखा, उनके आगे उनके वेट्स को लिखा, और वेट से उनको मल्टीप्लाई करके न्यू वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया, इन सबको ऐड करके ये फिगर आ गया, और ये सारे वेट्स को ऐड करके ये फिगर आ गया। दिस डिवाइडेड बाय दिस जब मैं करूंगी तो मुझे मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि 3 इयर्स परचेज लेनी है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 करके मैंने ये फिगर गुडविल का कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको अभी तक सारी चीजें समझ में आ रही है, एंड यू आर विथ मी, and in case you're liking my channel, you can also contact me for your online and offline classes. You can also connect with me on my FB and on my WhatsApp. All the links are given in my YouTube about the channel. एक और मेथड इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम सेकेंड पार्ट ऑफ द गुडविल में रिमेनिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे। एक होता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल दूसरे बिजनेसमैन अर्न कर रहे थे, सपोज 10,000 और मैं अर्न कर रही हूँ 17,000, तो 17 माइनस 10 जो होगा वो मेरा सुपर प्रॉफिट होगा। नॉर्मल रिटर्न का क्या मतलब होता है, जो नॉर्मल बिजनेसमैन नॉर्मल कैपिटल पे जो कमा रहा है। एक्चुअल रिटर्न मतलब उतना ही कैपिटल मैंने लगाया है, लेकिन मेरी बिजनेस फर्म ज्यादा अर्न कर रही है, मेरा एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हेन माय एक्चुअल रिटर्न इज मोर देन माय नॉर्मल रिटर्न, देन माय सुपर प्रॉफिट अकर्स। व्हेन डज अ सुपर प्रॉफिट अकर, जब मेरा एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा है नॉर्मल रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल, कोई नॉर्मल बिजनेस है, जब वो 10 लाख रुपीस का कैपिटल लगाता है तो उसको 10% की अर्निंग होती है। लेकिन एक ऐसी फर्म है मिस्टर एक्स की, जिन्होंने 10 लाख ही लगाया है, लेकिन वो अर्न कर रहे हैं 15%। तो उन्होंने कितना अर्न किया, 10 लाख इंटू 15%, 1,50,000। नॉर्मल पीपल क्या अर्न कर रहे थे, ये जो ये डिफरेंस आ गया 50,000, इसको टेक्निकली हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, सुपर प्रॉफिट है। इस मेथड पे हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। देखिए, हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, हमको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, और फिर हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। ये निकालने के लिए हमको कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना पड़ सकता है किसी क्वेश्चन में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी निकालना होगा, दो अप्रोच हो सकती है उसके लिए। लायबिलिटी साइड अप्रोच हो सकती है एंड असेट साइड अप्रोच हो सकती है। लायबिलिटी साइड अप्रोच के लिए ये फॉर्मूला रहेगा कि आपके पास एक ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है, उसमें पार्टनर्स का कैपिटल एड रिजर्व्स माइनस गुडविल, अगर बुक्स में एग्जिस्टिंग गुडविल है तो, माइनस एनी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स यानी कोई भी इमेजिनरी एसेट्स, जैसे कि आपके एडवर्टाइजमेंट के खर्चे हैं, डेफर्ड रेवेन्यू खर्चे हैं, ये सारी चीजों को आप यहाँ पे माइनस करेंगे, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी आप माइनस करेंगे। असेट साइड पे से अगर हम फॉलो करने जाएंगे तो हम ये मेथड लगा सकते हैं कि जो असेट साइड की टोटल है वो लेना है, उसमें से माइनस गुडविल, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस फिक्टिशियस एसेट्स एंड माइनस द आउटसाइड लायबिलिटीज। तो हमारे पास क्या फिगर रह जाएगा, हमारे पास वो फिगर रह जाएगा जो कि हमारे पार्टनर्स ने लगाया हुआ है। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं कि ये बैलेंस शीट हमारे पास दी हुई है, तो जैसे हमने यहाँ पे ऊपर कैपिटल कैलकुलेशन सीखा, वो कैपिटल कैलकुलेशन हम इस एग्जांपल के थ्रू भी सीखेंगे। इसमें और क्या दिया हुआ है कि आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतना हो रहा है। नॉर्मली लोग कितना अर्न करते हैं, इतना अर्न करते हैं। और गुडविल को किस मेथड पे वैल्यू करना है, गुडविल हैज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ माय सुपर प्रॉफिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने लाइबिलिटी साइड की अप्रोच ली। लाइबिलिटी साइड के अप्रोच में मुझे क्या क्या लेना है, सारे कैपिटल्स लेने हैं, रिजर्व्स लेने हैं। इस साइड में से मुझे क्या क्या माइनस करना है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दूंगी,
और ये एडवर्टाइजमेंट का सस्पेंस अकाउंट भी मैं माइनस कर दूंगी। तो यही चीज मैंने करी है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एंड माइनस द नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। स्टूडेंट्स, यू आल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि इन्वेस्टमेंट्स के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो व्हाट यू विल अज्यूम दैट दे आर योर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ये मेरा कैपिटल आ गया। नॉर्मल रिटर्न कितना होता किसी और बिजनेसमैन को इस पे 15%। मैंने 15% कैलकुलेट करके देखा तो नॉर्मल प्रॉफिट मैंने डिराइव कर लिया इतना। मेरा एक्चुअल प्रॉफिट बिजनेस का इतना है, ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपका एक्चुअल रिटर्न इतना है। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया मेरा सुपर प्रॉफिट, क्योंकि हमने ऊपर ही सीखा था एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट बिकॉज ऑफ माय सुपर प्रॉफिट। सो सुपर प्रॉफिट कितना है, इतना है, और इसका 3 इयर्स का गुडविल वैल्यूएशन करना है। So that's all from my side. I hope you have learned all these methods and you will keep on practicing. And if you have liked it, please strike the like button. If पसंद नहीं आया है तो dislike करो. I will further try and try to improve myself. अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो please subscribe. Thank you so much. May God bless you.